गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे चीन की। चीनी विमान वाहक पोत लियाओनिंग से उड़ान भरने वाले एक सैन्य विमान ने जापान के ओकिनावा के पास जापानी लड़ाकू विमानों पर अपना रडार लॉक कर दिया, जिसे लेकर जापान ने चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। रडार लॉक का मतलब होता है कि किसी सैन्य विमान का अपने रडार को दूसरे विमान या लक्ष्य पर इस तरह केंद्रित करना कि वो उसकी सटीक स्थिति, गति और दिशा पर लगातार नजर रख सके। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के सैन्य विमान ने J-15 ने शनिवार को 2 बार अलग अलग समय में जापानी F-15 लड़ाकू विमानों पर अपना रडार लॉक किया। मंत्रालय ने कहा कि एक बार दोपहर में लगभग 3 मिनट के लिए और फिर शाम को लगभग 30 मिनट के लिए ऐसा किया गया। मंत्रालय के अनुसार चीनी विमान से उन जापानी लड़ाकू विमानों पर रडार लॉक किया गया जिन्होंने चीन की ओर से हवाई क्षेत्र के संभावित उल्लंघन के खिलाफ प्रतिक्रिया दी थी। मंत्रालय ने कहा कि जापानी हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और इस घटना से कोई नुकसान होने की भी सूचना नहीं मिली। यह स्पष्ट नहीं है कि रडार लॉक करने की घटना में दोनों बार वही चीनी J-15 विमान शामिल था या नहीं। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने रविवार की सुबह पत्रकारों से कहा कि जापान ने चीन के समक्ष विरोध जताया और इसे एक खतरनाक कृत्य करार देते हुए कहा कि यह सुरक्षित विमान संचालन के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना का होना अत्यंत निंदनीय है। हमने चीनी पक्ष के समक्ष सख्त विरोध जताया है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की मांग की है। इस बीच जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने पहले से तय मुलाकात के तहत बैठक की। इस बैठक में दोनों ने चीनी गतिविधि पर चिंता जताई। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लेस ने कोइजुमी के साथ बातचीत के बाद रविवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम पिछले 24 घंटों में चीन की हरकतों से बहुत परेशान हैं। हमें उम्मीद है कि ये बातचीत सुरक्षित और प्रोफेशनल होगी। ये बात कही इसराइल की प्रमुख रक्षा कंपनी ने बताया कि अगले साल की शुरुआत में भारत को लाइट मशीन गन LMG की पहली खेप की आपूर्ति करने की योजना पर काम किया जा रहा है। पहली खेप में भारत को 40,000 LMG भेजी जाएंगी। वहीं दोनों देशों में 1,70,000 मॉडर्न कार्बाइन की आपूर्ति के अनुबंध पर हस्ताक्षर से जुड़ी प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण में है। इस पर जल्दी ही चीज़ें फाइनल कर ली जाएंगी। इसराइल वेपन इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सुकी स्क्वाड्स ने बताया कि उनकी कंपनी वर्तमान में भारत के गृह मंत्रालय की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर पिस्तौल, राइफल और मशीन गन पर बात कर रही है। स्क्वाड्स ने PTI को दिए साक्षात्कार में कहा कि हम भारत के साथ अभी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हैं। सुकी ने कहा कि भारत के साथ पहला कार्यक्रम 40,000 लाइट मशीन गन का अनुबंध है, जिस पर पिछले साल हस्ताक्षर किए गए। हमने सभी परीक्षण और सरकारी जांच पूरी कर ली है। हमें उत्पादन का लाइसेंस मिल गया है। हमारा इरादा साल की शुरुआत में पहली खेप की आपूर्ति करने का है। आपूर्ति की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि LMG की आपूर्ति 5 साल के लिए है। हम इसे और भी जल्दी दे सकते हैं, लेकिन पहली आपूर्ति साल की शुरुआत में होगी। स्वॉर्ड्स ने बताया कि दूसरे कार्यक्रम में CQB क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन है, जहाँ कंपनी दूसरी पूंजीदाता रही है। सुकी ने आगे बताया कि हमारा इरादा अनुबंध का 40% आपूर्ति करने का है। हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में हैं और मेरा मानना है कि साल के अंत या अगले साल की शुरुआत तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। CQB कार्बाइन की आपूर्ति का 60% भारत फोर्ज करेगा। इसके बाकी की 40% 1,70,000 इकाइयाँ अदानी समूह की सहायक कंपनी PLR सिस्टम वितरित करेगी। उन्हें PLR सिस्टम के माध्यम से अदानी समूह के साथ साझेदारी पर प्रकाश डाला, जो हल्के हथियारों के निर्माण और स्थानीय स्तर पर आरबेल प्रणालियों के एकीकरण पर केंद्रित है। स्वॉर्ड्स ने यूरोपीय देशों के उपकरणों की आपूर्ति पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध के बारे में कहा। इस कारण से इसराइल को अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर रक्षा बलों का समर्थन करने के लिए हमारी अपनी आपूर्ति श्रृंखला है। हमने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला बनाई है। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। हाल ही में पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ ने एक टीवी इंटरव्यू में भारत पाकिस्तान संबंधों, चीन भारत तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण बयान दिए। विशेषज्ञ ने कहा कि किसी भी देश की वास्तविक सैन्य क्षमता युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि शांति काल में की जाने वाली रणनीतिक तैयारी से निर्धारित होती है। उनके अनुसार असल जीत युद्ध शुरू होने से पहले तय होती है। यदि देश अपनी सेनाओं को समय रहते आधुनिक बनाता रहे तो ही वह किसी संभावित संकट का सामना कर सकता है। इंटरव्यू में विशेषज्ञ ने एक गंभीर दावा किया कि हालिया तनावपूर्ण स्थिति के दौरान भारत ने लगभग 85 फाइटर जेट्स को पाकिस्तान की ओर सक्रिय अलर्ट पर तैनात किया था, जिनमें से प्रत्येक पर 6 से 7 मिसाइल लगी थी। उनके अनुसार इस हिसाब से लगभग 300 से 350 मिसाइलें पाकिस्तान की ओर लक्षित थी, जिसमें हमारे सैन्य नेतृत्व पर जबरदस्त दबाव था। पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने स्वीकार किया कि भारत की वायु शक्ति और आधुनिक मिसाइल क्षमताओं ने क्षेत्रीय संतुलन को काफ़ी
बदल दिया है। उन्होंने यह भी माना कि 2019 के बाद दोनों देशों के बीच कई घटनाओं ने तनाव को और बढ़ाया है। उनके शब्दों में, सीमा पर हर सेकंड स्थिति बदलती है, एक छोटी गलतफहमी में बड़े संकट में बदल सकती है। लद्दाख के मुद्दे पर विश्लेषण ने 1962 के युद्ध का संदर्भ लेते हुए कहा कि यह इलाका हमेशा अति संवेदनशील रहा है। उन्होंने माना कि चीन की सैन्य क्षमता बहुत बड़ी है और आधुनिक भारत 1962 की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने चेताया कि भारत और चीन दोनों परमाणु शक्ति हैं, इसलिए किसी भी झड़प का प्रभाव सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एशिया की स्थिरता पर पड़ेगा। एशिया की शांति दुनिया के लिए क्यों जरूरी है? विशेषज्ञ के अनुसार आधुनिक युद्ध अब बहुस्तरीय हो चुका है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा, सूचना नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन निगरानी आज के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा आकाश में उड़ते तेजस अब युद्ध का सिर्फ एक हिस्सा है। इंटरव्यू के अंत में विशेषज्ञ ने भारत, पाकिस्तान और चीन को मतभेद कम करने की सलाह दी। उनका मत था कि एशिया की स्थिरता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। शांति से ही विकास आगे बढ़ता है और नई पीढ़ियों को संघर्ष नहीं बल्कि अवसर मिलते हैं। सबसे अहम स्वीकारोक्ति यह रही कि पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा पाकिस्तान दो मोर्चों पर लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं रखता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के साथ किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में पाकिस्तान की सैन्य प्रतिक्रिया उसकी मजबूरी रही, न कि शक्ति प्रदर्शन की इच्छा। आइए दूसरी खबर भी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क से भारत को बाहर कर नया समूह बनाने की इच्छा जताई है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शाह डार ने कहा है कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई त्रिपक्षीय पहल को दूसरे क्षेत्रीय देशों और उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उन्हें परोक्ष रूप से भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि सार्क को बंधक नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने सार्क की जगह एक नया क्षेत्रीय संगठन बनाने की मांग की। इसे पाकिस्तान की बढ़ती क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के इस बयान पर सवाल भी उठ रहे हैं। उन्होंने बुधवार को इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद ISSI में आयोजित किए गए 5वें इस्लामाबाद कॉन्क्लेव में कहा, हमने जीरो सम अप्रोच का विरोध किया है और टकराव के बजाय सहयोग की जरूरत पर लगातार जोर दिया है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान खुला और सबको साथ लेकर चलने वाला क्षेत्रवाद चाहता है। उन्होंने सार्क के बाहर एक नए मल्टीलेटरल संगठन बनाने की भी अपील की, जिसमें भारत शामिल नहीं होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत को सार्क के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बताया और चीन, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के त्रिपक्षीय वार्ता का भी जिक्र किया। जून में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स ने रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस करते हुए ट्राइलेटरल बातचीत की। तब पाकिस्तान और चीन ने दावा किया था कि यह किसी तीसरे पक्ष के लिए नहीं था। हालांकि बांग्लादेश ने इस बैठक के दौरान चीन और पाकिस्तान के इरादे जानकर खुद को किनारे कर लिया था। इस वजह के कि पाकिस्तान का चीन और बांग्लादेश को साथ में मिलाकर त्रिपक्षीय समूह बनाने का सपना अधूरा रह गया था। तब से पाकिस्तान बेचैन है और चीन की शहबत दक्षिण एशियाई देशों को भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहा है, ताकि एक नया संगठन बनाया जा सके। इसाक डार ने सार्क का प्रस्ताव तब दिया जब भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। दोनों देशों में मई में भीषण सैन्य झड़प हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तब से पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। वहीं पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद ढाका और नई दिल्ली के संबंध खराब दौर से गुजर रहे हैं। शेख हसीना तख्ता पलट के बाद से भारत में बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। बांग्लादेश लगातार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध कर रहा है, लेकिन नई दिल्ली ने ऐसा करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। पाकिस्तान भारत के बिना एक नया दक्षिण एशियाई देशों का संगठन बनाना चाहता है। इसमें बाकी के दक्षिण एशियाई देश शामिल हो सकते हैं जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान को उम्मीद है कि नई सार्क में श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव और अफगानिस्तान के शामिल हो सकते हैं। इसके लिए वो चीन के दबाव का इस्तेमाल करेगा, जो इन देशों में काफ़ी प्रभावी है। हालांकि भारत इस क्षेत्र में सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति है। ऐसे में भारत के बिना नए सार्क के भविष्य पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सार्क की स्थापना 1985 में बांग्लादेश के ढाका में एक समिट में हुई थी। इसके साथ फाउंडिंग मेंबर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका थे। 2007 में अफगानिस्तान 8वां मेंबर बना। इसकी वेबसाइट के मुताबिक सार्क के मकसद में दक्षिण एशियाई लोगों की भलाई और जीवन स्तर में सुधार करना, आर्थिक वृद्धि और कल्चरल डेवलपमेंट करना शामिल है। इतने बड़े सपनों के बावजूद पिछले 40 सालों में यह समूह अपने लक्ष्यों को पाने में नाकाम रहा है। इसका प्रमुख कारण पाकिस्तान का आतंकवाद फैलाने की नीति है, जिससे उसके सभी पड़ोसी देश परेशान हैं। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.